नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मशहूर जहाज टाइटैनिक की कहानी तो आप सबने सुनी होगी। 109 वर्ष पहले 1912 में जब टाइटैनिक जहाज बर्फ की चट्टानों से टकराया था, तब बर्फ के बहुत सारे टुकड़े इस जहाज में आकर गिर गए थे और तब इस जहाज का कप्तान लगातार चेतावनी देता रहा, लेकिन इसके बावजूद कई लोग बर्फ के इन टुकड़ों से खेलते रहे और आखिर में ये पैसेंजर्स खेलते खेलते ही समुद्र में इस जहाज के साथ डूब गए। क्या हमारे देश की मौजूदा स्थिति भी आजकल कुछ ऐसी ही हो गई है? आज हम इसी पर आपसे बात करेंगे। और आजकल आप लगातार सुन रहे होंगे कि अगर लोगों को कोरोना वायरस के मामूली लक्षण भी हैं तो वो भी अस्पताल में जाकर सीटी स्कैन करवा रहे हैं, क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट आरटी-पीसीआर टेस्ट में कई बार पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन सीटी स्कैन की जांच में ये पकड़ा जाता है। लेकिन अब जो नई स्टडी आई है वो ये भी कहती है कि मामूली लक्षण होने पर आपको सीटी स्कैन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इससे निकलने वाली रेडिएशन से आपको कैंसर हो सकता है और एक सीटी स्कैन 300 से 400 एक्सरे कराने के बराबर होता है रेडिएशन के मामले में। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि आपको कब एक्सरे कराना चाहिए, कब आपको सीटी स्कैन कराना चाहिए, कब आपका काम सिर्फ आरटी-पीसीआर टेस्ट से ही चल जाएगा और कब आपको किसी भी टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। और आजकल आपको चारों तरफ से सिर्फ बुरी खबरें मिलती होंगी। मृत्यु की खबरें मिल रही हैं, शोक की खबरें मिल रही हैं और मृत्यु की खबरें तो इतनी मिल रही हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि ये सिर्फ अब एक सूचना भर बनकर रह गई है। इसलिए आज के माहौल में जहां चारों तरफ डर है, चारों तरफ अंधेरा है, हम आपको कुछ ऐसी खबरें भी दिखाएंगे जिससे आपका मूड बदलेगा, जिससे आपके मन में उम्मीद की नई किरण जागेगी। एक खबर हमारे पास आज जापान से आई है, जहां वहां की 60 से 90 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं, उन्होंने अब एक नया ग्रुप बनाया है और वो खुद चीयर लीडर्स बन गई हैं। ऐसे समय में आज आपको ये खबर जरूर देखनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। आज भारत और यूरोपीय यूनियन के नेताओं के बीच वर्चुअल समिट हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस समिट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। उन्हें यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने विशेष रूप से आमंत्रित किया था। बैठक में यूरोपियन यूनियन के 27 सदस्य देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपील करते हुए कहा कि WTO की बैठक में ट्रिप्स वेवर पर सभी यूरोपियन देश साथ दें ताकि कोरोना के टीके और इलाज में मदद मिल सके। Today's meeting provided a platform to the leaders of India and the EU to exchange views on key topical issues of mutual interest. The three broad clusters of discussions were 1. Trade, technology and connectivity, 2. COVID-19, environment and climate change, and finally, foreign policy, security and regional issues. बैठक में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दुनिया के कई देशों को वैक्सीन भेजने के लिए भारत की सराहना की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पर दुनिया भारत को लेक्चर न दे। भारत ने वैक्सीन भेजकर मानवता की सेवा की है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने पिछले साल कोरोना काल में भारत की तरफ से की गई मदद के लिए सराहना की। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी का स्वागत केमछो कहकर किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्यों में ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं के आवंटन के लिए 12 सदस्यों का नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया। इस टास्क फोर्स में देश के नामी डॉक्टरों को शामिल किया गया है। टास्क फोर्स के सदस्यों में मेदांता अस्पताल के चेयरपर्सन डॉक्टर नरेश त्रिहन, बेंगलुरु के नारायण हेल्थ केयर के चेयरपर्सन डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी और दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के चेयरपर्सन डॉक्टर देवेंद्र सिंह राणा भी शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव और केंद्र सरकार में कैबिनेट स्तर के अधिकारी टास्क फोर्स के संयोजक के तौर पर शामिल होंगे। इस नेशनल टास्क फोर्स का काम देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और सप्लाई के आकलन और वितरण को लेकर सिफारिश करना होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन के ऑडिट के निर्देश दिए हैं और ऑडिट टीम बनाई है। इस ऑडिट टीम के सदस्यों में दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, मैक्स हेल्थ केयर के डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा और केंद्र और दिल्ली सरकार के एक IAS अधिकारी शामिल हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी साफ किया कि केंद्र सरकार को दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से दिल्ली के लिए वैक्सीन की 3 करोड़ डोज और देने की मांग की है। 1.5 करोड़ लोग 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं
इन 1.5 करोड़ लोगों को 2 करोड़ वैक्सीन लगाने हैं, तो 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए। 3 करोड़ में से अभी तक दिल्ली सरकार को टोटल मिला के 40 लाख के करीब वैक्सीन मिले हैं। वहीं वैक्सीन को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र से सवाल पूछा है कि देश में एक समान टीकाकरण की नीति क्यों नहीं है। কিন্তু তাদের আজকে প্রায়োরিটি ছিল ইউনিভার্সাল ভ্যাকসিনাইজেশন, যেটা করা হয়নি। আমরা বারবার বলেছিলাম প্লিজ আমাদের ভ্যাকসিনটা দিন যাতে আমরা সবাইকে দিতে পারি। আজ পর্যন্ত সে চিঠির আমি উত্তর পাইনি। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वैक्सीन पर जीएसटी लगाने के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। जनता के प्राण जाएं, पर पीएम की टैक्स वसूली न जाए। बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। मेरे घर की मंडेर पर रोज सुबह कौवा आकर काका करता है, परंतु मुझे वो क्या करना है ये नहीं पता था। राहुल गांधी भी ऐसे ही रोज आकर ट्विटर पर कुछ न कुछ कह देते हैं, करना क्या है उसमें योगदान नहीं कर रहे। शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि राजनीति रहित राष्ट्रवाद की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से बात कर कोरोना के हालात की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कोरोना को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के लिए महाराष्ट्र की तारीफ भी की। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर वैक्सीनेशन के लिए अलग से ऐप बनाने की इजाजत मांगी है। कोविन पोर्टल पर वैक्सीनेशन के लिए आज से बड़ा बदलाव किया गया है। अब रजिस्ट्रेशन के बाद जब आपका वैक्सीन लगवाने का नंबर आएगा तो एक 4 अंक का सिक्योरिटी कोड देना होगा। इसके बगैर आपको वैक्सीन नहीं लग पाएगी। वहीं कोरोना के मरीजों को अस्पताल में दाखिले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। अब तक अस्पतालों में भर्ती होने के लिए कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट अनिवार्य होती थी, लेकिन नए बदलाव के तहत अब रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया है। इसके मुताबिक 3 दिनों के भीतर नई नीति को अमल में लाने को कहा गया है। साथ ही नई नीति में ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि मरीजों को इस आधार पर अस्पताल में भर्ती से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो किस राज्य से हैं। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने डीआरडीओ की दवा 2DG यानी 2-डॉक्सी-डी-ग्लूकोज को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। ये दवा डीआरडीओ के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अप्लाइड साइंसेज और हैदराबाद सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने साथ मिलकर तैयार की है। 220 मरीजों पर डीआरडीओ की इस दवा के तीसरे चरण का ट्रायल दिसंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक किया गया है। इस ट्रायल में पाया गया कि दवा देने के बाद अस्पताल में भर्ती मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता घट जाती है। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में हमने लार्ज नंबर पेशेंट्स पे इस ड्रग को टेस्ट किया और हमें बेसिकली मिला कि बहुत लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग आउट ऑफ ऑक्सीजन मच फास्टर एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड ऑफ केयर आर्म। डीआरडीओ के डॉक्टर्स का कहना है कि इस दवा को डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा और ये दवा पाउडर फॉर्म में होगी, जिसको पानी के साथ 7 दिन तक मरीज को सुबह शाम दिया जाएगा। असम का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। इसे लेकर कल गुवाहाटी में बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हो सकती है। इससे पहले आज मौजूदा मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। नड्डा के घर पर बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के संगठन मंत्री BL संतोष भी शामिल हुए। कल गुवाहाटी में भारतीय जनता पार्टी लेजिस्लेटिव पार्टी का बैठक होने का संभावना है और वो पार्टी का बैठक में ही सारा प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। पार्टी नेताओं के मुताबिक नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर थोड़ा विवाद है। पार्टी में छोटा सा एक कंट्रोवर्सी है, कौन बनेगा। बातचीत हुआ या क्या डिसीजन हुआ ये तो अभी तक हम लोग का पता नहीं है। कल विधायिनी दल का बैठक में जरूर पता चलेगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.